आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और हम क्राइम की बड़ी खबरों को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। बात करते हैं सबसे बड़ी पहले क्राइम की बड़ी खबर की। पहली ब्लास्ट को लेकर रोज नए दिल्ली ब्लास्ट को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। उसके कई कनेक्शन भी मिल रहे हैं। जहां से 2500 किलो से ज्यादा विस्फोटक मिले हैं, वहां से हम आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी का शनिवार को एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये वीडियो दिल्ली ब्लास्ट से 12 दिन पहले का है। 29 अक्टूबर को फरीदाबाद में एक शॉप पर मौजूद आतंकी उमर अपना फोन चार्जिंग के लिए दुकानदार को देता हुआ नजर आया। 25 सेकंड के इस वीडियो में अगर नजर डालें तो इस बेंच पर बैठा हुआ उमर अपने साथ साइड में एक बैग भी लिए हुए है। वो बैग से मोबाइल निकालता है, दुकानदार को देता है। उसके पास एक और मोबाइल नजर आ रहा है। उमर बेंच पर ही बैठा रहता है। वो नर्वस नजर आ रहा है। इस बीच जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के बाहरी इलाके नौगांव स्थित पुलिस स्टेशन में शुक्रवार रात एक भीषण विस्फोटक हुआ, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए। धमाका उस वक्त हुआ जब पुलिस और फॉरेंसिक टीम हरियाणा में ही मौजूद जो फरीदाबाद में बरामद किए गए व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल मामले से जुड़े बड़ी मात्रा में विस्फोटक का सैंपल निकालने की प्रक्रिया को कर रहे थे। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी खबर के अलावा हम आपको अमेठी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा की भी क्राइम की कुछ खबरें दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले ब्लास्ट से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये आतंकी उमर की हैं और कथित आतंकी उमर जिसका जिक्र किया जा रहा है, जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उसमें इसका हाथ बताया जा रहा है। ये एक दुकान पर पहुंचता है। दुकान पर पहुंचकर अपने बैग से एक मोबाइल निकालता है। मोबाइल उस दुकानदार को देता है चार्ज करने के लिए, और चार्ज करने के लिए वो दुकानदार को मोबाइल देता है और मोबाइल तब तक बैठा हुआ वो नर्वस सा नजर आ रहा है। उसके पास एक और मोबाइल है, यानी कि उसके पास 2 मोबाइल हैं। हमेशा वो 2 मोबाइल इस्तेमाल करता था। वहीं फरीदाबाद की जो अल फला यूनिवर्सिटी है उस पर 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने यूनिवर्सिटी पर 2 केस दर्ज किए हैं। यूजीसी और नैक यानी कि NAAC के तहत जो कार्रवाई की गई है वो केस दर्ज किया गया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अलग अलग एफआईआर दर्ज की है। यूनिवर्सिटी पर धोखाधड़ी और जालसाजी को लेकर एफआईआर की है, लेकिन यूनिवर्सिटी पर तो एफआईआर दर्ज की है क्योंकि यूजीसी और नैक की जो अनुमति मिलती है, बाकायदा उसकी टीम आती है पहले आपके कैंपस में, आपकी यूनिवर्सिटी पर। वो उसके नॉर्म्स को चेक करती है। वो नॉर्म्स के तहत बिल्डिंग बनी है या नहीं बनी है ये देखती है। नॉर्म्स के तहत आपकी यूनिवर्सिटी में सारी व्यवस्थाएं हैं कि नहीं हैं वो देखती है। आपके स्टाफ की जानकारी लेती है। आपका स्टाफ कितनी क्वालिफिकेशन उसकी है, स्टाफ कितना रखा हुआ है, टीचिंग स्टाफ कितना है, वो सारी चीज़ें देखती है। उसके बाद परमिशन दी जाती है। लेकिन यहाँ पर यूजीसी और नैक की कार्रवाई के तहत दिल्ली क्राइम ब्रांच ने यूनिवर्सिटी पर 2 एफआईआर तो दर्ज कर ली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस यूजीसी और नैक की बात की जा रही है, जिसने बाकायदा उसे सर्टिफाइड किया, अनुमति दी, उस अधिकारी या उस वक्त का जो जांच दल यूनिवर्सिटी गया था, क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है? और अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है तो यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी को अनुमति देने से पहले, उसके एफिलिएशन से पहले यूनिवर्सिटी और नैक जो है वो बाकायदा एक टीम भेजती है, उसका निरीक्षण कराती है, सारी चीजों की सत्यता को समझती है। तो यहां पर यूनिवर्सिटी के ऊपर 2 एफआईआर हो गई। जिस किसी भी टीम ने यह विजिट की एफिलिएशन के पहले, अधिमान्यता के पहले, उनको अनुमति के पहले, उसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं फतेहपुर तगा गांव के जिस मकान से 2563 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया, उसका मकान मालिक मौलवी मोहम्मद इशियाक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद इश्तियाक की पत्नी हसीना ने इंडिया न्यूज से बातचीत करते हुए अपने पति को बेगुनाह बताया, लेकिन जिस तरह से आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल ने वहां पर अमोनियम नाइट्रेट रखा और उससे पहले उसे किराए पर लिया गया, इसको लेकर उसका कहना है कि करीब 2 महीने पहले डॉक्टर मुजम्मिल ने वो मकान किराए पर लिया था, लेकिन मौलवी का परिवार उस मकान में नहीं रहता था, वो एक मस्जिद में बनाए गए कमरे में रहता था। इधर मस्जिद को अल फलाह यूनिवर्सिटी की तरफ से बनाया गया था। यही मौलवी नमाज अता करता था और इस बीच डॉक्टर मुजम्मिल और मौलवी मोहम्मद इश्तियाक की मुलाकात हुई। इसके बाद मौलवी का मकान किराए पर लिया, जहां पर भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट को रखा गया और इसी आधार पर जांच एजेंसियां मौलवी से भी पूछताछ कर रही हैं। डॉक्टर मुजम्मिल जिस मस्जिद में नमाज अता करने आता था, वहां के मौलवी के हम घर पर हैं। फिलहाल आपको तस्वीर दिखा देते हैं कि किस तरह के हालात में जो मौलवी मोहम्मद इश्तियाक रहा करता था। आप देखिए साफ तौर से ये मस्जिद के पीछे एक कमरे का मकान है और आप देखेंगे 3 चद्दर यहाँ पड़ी हुई है और मौलवी की जो मोहम्मद इश्तियाक है, उनकी पत्नी हसीना भी यहाँ है, अपने बच्चे भी यहीं रखे हुए हैं। लेकिन ये रहने वाले नूह के गाँव सिंगार के हैं, लेकिन यहाँ काफी वक्त से नमाज अता करवाते थे मौलवी जो मोहम्मद इश्तियाक है, तो इसीलिए उनको एक ये कमरा बना के भी यूनिवर्सिटी की तरफ से ही दिया गया था और इसी जगह पर मौलवी अपने बच्चों के साथ में रहता था। लेकिन अब चूंकि पुलिस की हिरासत में मोहम्मद इश्तियाक है और उससे पूछताछ की जा रही है, चूंकि डॉक्टर मुजम्मिल के साथ साथ में और जो संगठन, जितने भी आतंकी संगठन है, जैसे मोहम्मद से तार जैसे डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहिद और इसके साथ साथ में डॉक्टर उमर के अलावा एक डॉक्टर निसार जो एसोसिएट प्रोफेसर बताया जाता है, चारों डॉक्टरों के इस अल फलाह यूनिवर्सिटी से तार जुड़े हुए हैं, यहाँ काम कर रहे थे वो। और ऐसे में चूंकि एक मस्जिद यूनिवर्सिटी की तरफ से बनाई गई थी, तो उसमें उसकी देखरेख के लिए, उसकी यहाँ नमाज अता कराने के लिए, और ये भी बताया जाता है कि वो जो मोहम्मद इश्तियाक है 5 वक्त के नमाजी है वो, और जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस पूछताछ कर रही है, चूंकि कनेक्शन यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है और इसी मस्जिद में यहाँ नमाज अता करने के लिए तमाम लोग, चाहे डॉक्टर्स हों, स्टूडेंट्स हों और बाकी के लोग यहाँ आते थे। और ऐसे में चूंकि यहाँ जब नमाज अता कराई जाती थी मौलवी की तरफ से, तो मौलवी पर भी पुलिस की शक की निगाह से उसको देखा जा रहा है और उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि पूछताछ में क्या सामने आता है, कितना कनेक्शन एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके साथ साथ में चूंकि बड़ी जो बात है, जो मौलवी मोहम्मद इश्तियाक है उसका एक मकान फतेहपुर तगा में है और फतेहपुर तगा के मकान में जहां किराए पर उस मकान को लिया गया था, वो डॉक्टर मुजम्मिल जो आतंकवादी है उसने लिया था और वहीं से 2563 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुई थी। अब ऐसे में चूंकि शक गहराता जा रहा है जांच एजेंसियों की तरफ से मौलवी के मकान में, क्योंकि मौलवी ने किराए पर आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल को वो मकान दिया था और उसमें से इतनी भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट का मिलना कहीं ना कहीं शक को और गहराता चला गया। और इसी वजह से तमाम जो जांच एजेंसी, चाहे एनआईए की बात करें, आईबी, इसके साथ साथ में 1 दर्जन के करीब जो जांच एजेंसियां वो जांच कर रही हैं कि आखिर क्या कनेक्शन है एक दूसरे के बीच में, क्या ताल्लुकात रहे हैं, किस तरह की बात हो रही थी, क्या डॉक्टर मुजम्मिल और मौलाना ये मौलवी जो है मोहम्मद इश्तियाक क्या एक दूसरे को ये आतंकी संगठन की साजिश रचने में शामिल हैं। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनकी अब जांच एजेंसी जांच भी कर रही है। एक बार कोशिश कर लेते हैं आपसे, आपने पर्दा किया हुआ है, कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ? आप 20 साल हो गए। 20 साल से यहीं रह रहे हैं। और ये जो आपने मकान फतेहपुर दगा में बनाया था, वो कब बनाया था? वो 10-12 साल। तो किराएदार उसमें मोहम्मद किराएदार रह रहा हूँ, हम नहीं रह रहे। अच्छा, आप उसमें कभी नहीं रहे? दिनालू ना गए हम उसमें। और इसने डॉक्टर मुजम्मिल ने कब लिया था उसको किराए पे? तो लिया 2 महीना पहले लिया। कितना? एक ही कमरा लिया था? एक लिया। तो उसमें रहा था वो? नहीं रहे। रहा नहीं वो? उसने सामान ही रखा उसमें। अच्छा, सामान रखा था। तो अभी कभी आपने जाके देखा क्या सामान रखा? नहीं देखा हमने। आपको जानकारी इसकी नहीं है? अच्छा, ये मुलाकात कब हुई थी डॉक्टर मुजम्मिल से, आपके जो पति हैं? अब हमने कहा पता नहीं, आज पढ़न लो जाओ 10 कदम मध्य, हम क्या मालूम उसकी कितना किराया? जाते नहीं महजत में, हम शर्म पर्दा करते हैं। हाँ बिल्कुल, पर्दा आप करते हैं, लेकिन किराया कितना दिया था उसने? कुछ किराए पे लिया था? तो ना हम थोड़ा बहुत दिया ना दिया। अच्छा, ये भी आपको जानकारी नहीं किराया दिया या नहीं दिया? हाँ, हमें जानकारी नहीं। उसने ये बात कही थी
हाँ। किराए में इकट्ठा दे दो, मुझे ब्याज छोड़ के जाऊंगा। किराए के लिए बात हुई थी कि इकट्ठा वो जब जाएगा छोड़ के तो दे जाएगा, बीच में दे दिया होता है। लेकिन पहले से मुलाकात रही होगी, ऐसे तो कोई किराए पे किसी को देता नहीं है, कोई थोड़ी बहुत जान पहचान होती है तभी उसी को दिया। जान पहचान हो कोई होगी तो हमारी नहीं। इमाम साहब की जो निवाज पढ़ते हैं थोड़ी बहुत जानकारी तुम बैठा तमन से हो जा। अब हमने कहा पतो काई के पेट की कोई पतो रहे। लेकिन अब कितने आपके जो पति हैं पुलिस ने जो ले गए थे कितने दिन हो गए और कहाँ कुछ जानकारी है, कहाँ है? हमें नहीं मालूम कुछ भी, हमारा पति कहाँ कर रखा हमें कोई मालूम ना। देखिए ये हसीना है, मौलवी इश्तियाक अहमद की पत्नी है, जो बता रही है कि उन्होंने 2 महीने पहले अपने मकान को किराए पर दिया था और वहीं जो 2563 किलो जो अमोनियम नाइट्रेट मिली थी उसी मकान के एक कमरे से मिली थी। 2 महीने पहले आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल की तरफ से उसको किराए पर लिया था और किराया भी नहीं दिया गया था, जैसा परिवार के तमाम लोग बता भी रहे इस बात को लेकर के। उसने कहा था, भरोसा दिलाया था कि जब वो छोड़कर जाएगा तो इकट्ठा किराया भी देगा, लेकिन शक की सुई अब इस बात को लेकर गहरा रही है कि आखिर डॉक्टर मुजम्मिल ने मोहम्मद इश्तियाक का मकान ही किराए पर क्यों लिया था। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो फरीदाबाद से हमारे संवाददाता इस पूरे मामले पर जो मौलवी की पत्नी है उससे बातचीत कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या उनके घर में मुजम्मिल ने अगर ये विस्फोटक रखा तो उन्हें इस बात की जानकारी थी या नहीं। लेकिन इस केस से जुड़े हुए बहुत सारी कड़ियां निकल कर आ रही हैं और उन्हीं सभी जानकारियों को पिरोकर हमारे संवाददाता ने लाल किले से एक रिपोर्ट तैयार की है। देखिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जहां सोमवार शाम को लाल किला गेट नंबर 1 के पास ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि दिल्ली समेत पूरे देश भर में जो है दहशत का माहौल देखने को मिला। वहीं अगर लाल किले की बात की जाए तो आप लाल किले की तस्वीरें देख सकते हैं कि आज चौथे दिन भी जो है यहाँ पर हाई सिक्योरिटी जो है वो लगाई गई है, साथ ही साथ पूरा एरिया जो है वो बैरिकेडिंग से कवर किया हुआ है। वहीं अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले की जाँच को अब NIA को सौंप दिया गया है, जिसमें कई डॉक्टर्स की जो है अरेस्टिंग हो चुकी है और लगातार कड़ी दर कड़ी जोड़कर इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है और जो गिरोह है उसे पूरे गिरोह को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से इस घटना को आतंकी साजिश के तौर पे देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं कड़ी दर कड़ी जोड़कर पूछताछ की जा रही है और जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी भी लगातार की जा रही है। वहीं इस मामले में अगर बात की जाए तो जो ये लाल किला की सड़क है ये पिछले 4 दिन से जो है पूरी तरीके से बंद की हुई थी। वहीं हादसे में जो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई थी तो अब उन गाड़ियों की जांच पूरी हुई है। फिलहाल उन गाड़ियों को जो है मौके से हटा दिया गया है और ये जो सफेद टेंट आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, बताया जा रहा है कि आज दोपहर के बाद ये सफेद टेंट भी जो है यहाँ से हटा दिया जाएगा। चूंकि जिस तरीके से FSL की टीम इस मामले की जांच में जुटी, NIA इस मामले की जांच में जुटी, तो तमाम सबूतों को इकट्ठा करने के बाद जहां गाड़ियों को यहाँ से हटा दिया गया है वहीं अब ये टेंट भी जो है दोपहर बाद हटा दिया जाएगा ताकि जो रूट इस रोड का डाइवर्ट किया हुआ था वो रूट जो है सामान्य तरीके से चल सके। और वहीं मैं बता दूं अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो अब तक 13 लोगों की मौत जो है इस हादसे में हो चुकी है और लगभग 20 से ज़्यादा लोग जो है वो घायल हैं जिनको फिलहाल हॉस्पिटल में इलाज जारी है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लाल किला सोमवार की शाम लाल किले पे धमाका हुआ तो कहीं ना कहीं उस धमाके के बाद से केवल दिल्ली में ही नहीं देश भर में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि ये जांच कहां जाकर खत्म होती है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु नेगी के साथ भावना, इंडिया न्यूज दिल्ली। वहीं दिल्ली ब्लास्ट के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। मुंबई में अंधेरी स्टेशन पर मॉक ड्रिल RPF GRP की टीम ने भी दिल्ली के बाद मुंबई में मॉक ड्रिल की है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मुंबई की अंधेरी स्टेशन पर ये मॉक ड्रिल की गई है। पूरे देश में एक तरह से अलर्ट है और तमाम पुलिस एजेंसियां इस बात को लेकर चौकस है कि कुछ भी अगर ऐसा असहज दिखाई देता है या पता चलता है तो तत्काल इस बात की सूचना पुलिस को दी जाए, एजेंसी को दी जाए, जिससे किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। उधर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की एक अपराध जगत से जुड़ी हुई